जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे भारत की शासन व्यवस्था के संदर्भ में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की शासन व्यवस्था कैसी है। तो ध्यान रखिए, भारत की जो शासन व्यवस्था है इसमें लोकतंत्र है, गणतंत्र है, संघात्मक है और संसदीय शासन व्यवस्था है। ये 4 पॉइंट नोट करना है कि भारत की शासन व्यवस्था में लोकतंत्र, गणतंत्र, संघात्मक और संसदीय शासन व्यवस्था होती है। फिर आप देखेंगे भारत के संविधान में कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे आप देखेंगे कानूनों को लागू करना, ये दोस्तों कार्यपालिका का काम है। कानूनों का निर्माण करना ये व्यवस्थापिका का काम है और कानूनों की समीक्षा करना ये न्यायपालिका का काम है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कानूनों को लागू कौन करता है, तो ध्यान रखिए कार्यपालिका। कार्यपालिका के लिए संविधान में अनुच्छेद है 52 से लेकर 78 तक। फिर आप देखेंगे कानूनों का निर्माण करना, ये दोस्तों व्यवस्थापिका करती है। व्यवस्थापिका के लिए संविधान में अनुच्छेद देखेंगे तो 79 से लेकर 122 तक है। कानूनों की समीक्षा करना यानी कि कानूनों की जांच करना, जांच कौन करेगी? न्यायपालिका। और न्यायपालिका के लिए संविधान में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है। तो ये पॉइंट नोट करेंगे। आगे देखेंगे कोरम या गणपूर्ति है। आप जानते हैं कि कोरम या गणपूर्ति क्या होती है। तो कोरम या गणपूर्ति का मतलब होता है सदस्यों की न्यूनतम संख्या। सदस्यों की न्यूनतम संख्या जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है। आप जानते हैं कि सदन में कार्य करने के लिए सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो कोरम का मतलब होता है कि सदस्यों की न्यूनतम संख्या हो जिनकी उपस्थिति से सदन का क्या किया जाए, कार्य किया जाए। तो ध्यान रखिएगा, आप जानते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद और ग्राम सभा, इसमें कोरम दोस्तों 1/10 होता है। यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और ग्राम सभा, इसमें सदस्यों की न्यूनतम संख्या देखेंगे तो 1/10 होती है। दूसरा पॉइंट देखेंगे ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, जिला परिषद और नगर निकाय, इसमें दोस्तों सदस्यों की न्यूनतम संख्या 1/3 यानी कि इसमें कोरम जो है 1/3 होता है। तो ये पॉइंट नोट करेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकसभा में कितने कोरम होते हैं, तो ध्यान रखिएगा 1/10। तो इस तरीके से पॉइंट आपको नोट करना है। आगे देखेंगे संविधान सभा के निर्वाचन के संदर्भ में। आप जानते हैं कि भारत की संविधान सभा में निर्वाचन हुए थे। तो संविधान सभा के निर्वाचन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे भारत के जब संविधान सभा में निर्वाचन यानी कि चुनाव हुए थे तो वो दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से हुए थे। ये पूछा जाता है कि संविधान सभा के निर्वाचन में चुनाव कैसा था, तो ध्यान रखिए अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष। तो ध्यान रखिएगा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुए थे और ये चुनाव जो है वर्ष 1946 में संपन्न हुआ था। तो पूछा जाता है कि भारत की संविधान सभा में निर्वाचन कब किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 1946 में। इस चुनाव में दोस्तों प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों ने भाग लिया था। इस नोट पॉइंट को करेंगे, इस चुनाव में भाग किसने लिया था? प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों ने। अगला देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब भारत के संविधान में निर्वाचन हो रहा था तब दोस्तों वयस्क मताधिकारों पर चुनाव हो, इसकी मांग दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और ये पूछा भी गया है कि भारत के संविधान में निर्वाचन के समय वयस्क मत अधिकार के आधार पर चुनाव कराए जाने की मांग किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपने देखा भारत के संविधान सभा के निर्वाचन में इसका चुनाव कैसा हुआ था? अप्रत्यक्ष रूप से। कब हुआ था? 1946 में। किस सदस्यों ने भाग लिया? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने। फिर इसमें किस मत अधिकार की मांग हुई थी? तो वयस्क मताधिकार की। किसने करी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देखेंगे भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक के संदर्भ में। आप जानते हैं कि भारत की संविधान सभा में पहली बैठक हुई थी
तो पहली बैठक के कुछ पॉइंट नोट करेंगे जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी तो इसमें दोस्तों 207 सदस्य शामिल थे। 207 में से दोस्तों 10 महिलाएं शामिल थी और ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य थे, तो ध्यान रखिएगा 207। और ये बैठक कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को। प्रथम बैठक के अध्यक्ष दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और इसके अस्थायी उपाध्यक्ष जो थे वो फ्रैंक एंथोनी थे। तो नोट पॉइंट क्या करना है आपको कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में सदस्य कितने थे, 207, जिनमें महिलाएं 10 थी। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई थी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और इसके अस्थायी उपाध्यक्ष जो थे फ्रैंक एंथोनी थे। आगे कुछ और भी पॉइंट हैं जो नोट करेंगे। आप अपनी कॉपी पर नोट करते रहिए क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम टाइम में बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल है। यहाँ पर आप देखेंगे नियम समिति। नियम समिति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नियम समिति के संदर्भ में आप देखेंगे तो ये जो नियम समिति है ये 10 दिसंबर 1946 को गठित हुई थी और ये संविधान सभा की प्रथम समिति थी। पूछा भी गया है कि संविधान सभा की प्रथम समिति कौन सी थी, तो ध्यान रखिएगा नियम समिति। इसके अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इस समिति में एकमात्र महिला सदस्य थी दुर्गाबाई देशमुख। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे नियम समिति से कि नियम समिति 10 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई थी। ये समिति जो है संविधान सभा की प्रथम समिति थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इस समिति में एकमात्र महिला सदस्य थी दुर्गाबाई देशमुख। दोस्तों आप सोचते होंगे कि प्रारूप समिति क्या है, तो प्रारूप समिति दोस्तों संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति है। तो इस चीज को भी नोट करेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी, तो प्रारूप समिति। संविधान सभा की प्रथम समिति कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा नियम समिति। आगे देखेंगे 26 नवंबर 1946। 26 नवंबर 1946 एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है। ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर आप देखेंगे 26 नवंबर 1949 को इस दिन क्या हुआ था, संविधान को अंगीकृत यानी कि स्वीकार किया गया था। 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद को लागू किया गया था और 26 नवंबर 1949 को ही संविधान निर्माण के जो कार्य थे वो पूर्ण हो गए थे। तो आपको 3 पॉइंट नोट करना है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार कर लिया गया था। इसी दिन 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया और इसी तारीख को ही संविधान निर्माण के जो कार्य थे वो पूरे कर दिए गए थे। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि 16 अनुच्छेदों को कब लागू किया गया, तो ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1949 को। आगे देखेंगे अंतरिम सरकार के संदर्भ में। बहुत बार पूछा गया है अंतरिम सरकार को लेकर। अंतरिम सरकार में आप देखेंगे तो इसमें कुल सदस्य 14 थे। नोट पॉइंट करेंगे कि पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे, तो ध्यान रखिएगा 14। अंतरिम सरकार की घोषणा दोस्तों 24 अगस्त 1946 को की गई थी और इस सरकार की गठन जो है कैबिनेट मिशन के तहत 2 सितंबर 1946 को किया गया। दूसरा पॉइंट, ये जो अंतरिम सरकार है इसके अध्यक्ष दोस्तों लॉर्ड वेबल थे और इसके उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कुछ पॉइंट आप नोट करेंगे अंतरिम सरकार के बारे में। अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे, 14। इसकी घोषणा कब की गई थी, 24 अगस्त 1946 को घोषणा की गई थी और इसका गठन आप देखेंगे तो कैबिनेट मिशन के तहत इसका गठन हुआ था। कब किया गया था, 2 सितंबर 1946 को। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार की गठन जो है किसके तहत किया गया, तो ध्यान रखिएगा कैबिनेट मिशन के तहत किया गया और ये 2 सितंबर 1946 को किया गया। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष जो थे वायसराय लॉर्ड वेबल थे और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब दोस्तों क्रिप्स मिशन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
क्रिप्स मिशन से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके कुछ पॉइंट आप नोट करेंगे। क्रिप्स मिशन में देखेंगे, ये जो क्रिप्स मिशन जब भारत आया था 1942 में, आप जानते हैं कि क्रिप्स मिशन भारत जो है 1942 में आया। क्यों आया, इसके बारे में कुछ पॉइंट देखेंगे। क्रिप्स मिशन दोस्तों, ये राजनीतिक समस्याओं के समाधान हेतु भारत आया था 1942 में। दूसरा पॉइंट, ये जो क्रिप्स मिशन था, ये दोस्तों एक सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स थे। क्रिप्स मिशन एक सदस्यों वाला आयोग था और इसके अध्यक्ष जो थे स्टेफर्ड क्रिप्स थे। पूछा भी जाता है कि क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो स्टेफर्ड क्रिप्स थे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जब भारत में ये 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ध्यान रखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। आप जानते थे कि जब क्रिप्स मिशन भारत आया था, तो उस वक्त भारत में या पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ये क्रिप्स मिशन भारत में आया था, जिसके चलते गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक के नाम से कहा था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था, तो ध्यान रखिएगा क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक को उत्तर दिनांकीय चेक भी कहा जाता है। तो ये कुछ दोस्तों इंडियन पॉलिटी के कुछ पॉइंट थे जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।